Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Let's continue the chapter French Revolution Part 4. Now in this Part 4 we are going to start a directory rules of France. Now as we have seen that the fall of Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-property sections also that we have already studied कि मतलब about 21 years के है तो they were allowed to vote. It provided for 2 elected legislative councils. Then they appointed a directory and executive made up of 5 members. अब ये सब तो हुआ कि वोटिंग राइट्स एंड ऑल वर गिवन. अब उन्होंने एक डायरेक्टरी अपॉइंट किया है, मतलब एक एग्जीक्यूटिव जो 5 मेंबर्स होते हैं उसमें. क्यों? दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन, कि एक पर्सन के हाथ में सब रहे, उससे अच्छा तो 5 मेंबर्स कंट्रोल कर सकते हैं. अब ये जो डायरेक्टरी बनाए थे, ऑफकोर्स दे ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट, फिर जिसमें डिसमिस हो जाते थे कोई ना कोई, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव सबके पास डिफरेंट थे. द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे. अब उनकी वजह से कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती गई, बोले रिपब्लिक बन गया था, लेजिस्लेटिव को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से प्रॉब्लम था, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव से प्रॉब्लम था, तो फाइनली एक आया मिलिट्री डिक्टेटर हु स्टार्टेड मीन्स हु विल रूल द कंट्री अगेन. और जो पूरा चेंजेस गवर्नमेंट में पूरा चेंजेस कर देगा वो आएगा नेपोलियन. अब नेपोलियन आएगा तो हम देखेंगे कि क्या होगा. ऑफकोर्स नेपोलियन की वजह से पूरे गवर्नमेंट में चेंजेस, फ्रीडम, इक्वालिटी सब चला जाएगा जो आ गया था वो. नाउ वी विल सी डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन. वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द बिगनिंग एज वी हैव सीन, राइट, which brought changes in the country of France. Women were active participants. जब मैन लड़ने गए थे तो at that time women were actively participate. They were looking after their family, like they were doing many work to earn their living. So women from the third estate had to work for a living and they didn't have access to education. अब जो third estate के women थे तो obviously because third estate के people इतने rich नहीं थे तो they had to work for a living एंड दे डिडेंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, मतलब उनको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता था. फिर जो डॉटर्स थी नोबल्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वर अलाउड टू स्टडी. सिर्फ जो नोबल्स की डॉटर थी थर्ड एस्टेट में तो दे वर अलाउड टू स्टडी, ओके, एट अ कॉन्वेंट. वर्किंग वुमेन ऑल्सो हैड टू केयर फॉर देयर फैमिलीज. अब जो जॉब करता था तो उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही करना है, दे हैड ऑल्सो टू टेक केयर फॉर देयर फैमिलीज़. कंपेयर टू मैन देयर वेजेस वर लोअर, क्योंकि अभी भी इतनी इक्वालिटी नहीं थी, तो अगर वुमेन वर्क भी करती थी तो उनके वेजेस बहुत कम थे. वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स. जैसे हमने आगे देखा था जैकोबिन क्लब्स जो था, वैसे वुमेन का भी पॉलिटिकल क्लब्स स्टार्ट होने लगे, उनके न्यूज़पेपर्स. द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वुमेन क्लब्स. ये सब जो थे सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वो फेमस थे क्लब्स उनके. अब उनकी जो मेन डिमांड थी वॉज दैट वुमेन एन्जॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स. अब वुमेन की बारे कि जैसे मैन को राइट्स मिल रही है वैसे वुमेन को सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए. लेकिन वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them to passive citizen. Who were passive citizen? You know, passive and active. Those who were allowed to vote, they were called active citizen, and those who were not allowed to vote, वो पैसिव में आते थे, ओके. दे डिमांडेड, अब वुमेन ने डिमांड किया, दे वांटेड राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू दी असेंबली, एंड वो लोग भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सकते हैं. ओनली देन दे फेल्ट दैट देयर इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंटेड इन न्यू गवर्नमेंट. लेकिन वो लोग अभी भी डिसअपॉइंटेड थे. इन द अर्ली ईयर्स द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज जिससे उनकी लाइफ जो थी वो थोड़ी इम्प्रूव हुई. फिर स्टेट स्कूल्स कैसे इम्प्रूव हुई, तो स्टेट स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स. फिर पहले के ज़माने में जब फादर्स मतलब पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करते थे स्कूल में भेजने के लिए, नाउ दे वर नॉट फोर्सिंग देम to just stay at home, so they were also sending their daughters to school. फिर उनके फादर्स जो है वो फोर्स नहीं कर सकते मैरिज अगेंस्ट देयर विल, कि हाँ उनको शादी नहीं करें तो भी वो ज़बरदस्ती करवा देते, ऐसा सब स्टॉप हो गया. मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ होने लगा.
डिवोर्स जो है वो भी लीगल हो गया एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वुमेन एंड मैन हो गया। वुमेन अब धीरे धीरे उनके चेंजेस में आया कि नाउ दे वर ट्रेंड फॉर जॉब्स, दे कैन बिकम आर्टिस्ट, स्मॉल बिजनेस रन कर सकते थे। अब धीरे धीरे जो ये वुमेन के स्ट्रगल थे पॉलिटिकल राइट्स के लिए कंटिन्यू ही रहे। फिर ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर न्यू गवर्नमेंट ने लॉज इशू किए थे जिसमें वुमेन्स क्लब बंद करवा दिए थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बंद करवा दी थी। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन दोज वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग वर अरेस्टेड ऑल्सो, राइट। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस उन्होंने कंटिन्यू था फॉर नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। 200 ईयर्स के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन उनका जो फाइट फॉर द वोट था वो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के लिए था कि राइट टू वोट उनको मिलना चाहिए ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। फिर उसमें जो एग्जाम्पल था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग बिकॉज इन्होंने नहीं सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लिया था। फाइनली इन 1946 दे वन द राइट टू वोट, मतलब फाइनली उनको 1946 में राइट टू वोट मिल गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी क्या है? स्लेव ट्रेड, जो वर्कर्स को ऐसे स्लेव्स के तरीके से एक वर्कर को काम करवाते थे एंड दे वर नॉट पेड प्रॉपर वेजेस, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैकोबिन रेजाइम्स मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म वॉज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। बस अब जैकोबिन का जो क्लब था, उनके जो पीपल थे, उन्होंने सोचा कि जो स्लेवरी जो है वो बंद करवा देनी चाहिए। स्लेव ट्रेड बहुत ख़राब थी फ्रेंच कॉलोनीज़ में, क्योंकि इन द 17th सेंचुरी स्लेवरी ट्रेड बिगेन, स्लेवरी ट्रेड होने लगा। और उसमें क्या होने लगा कि अगर सपोज़ मैं कोई कंपनी की ओनर हूँ और मुझे वर्कर्स चाहिए तो मेरे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो मेरी पहचान कोई और कंट्री में या तो दूसरी जगह पे है, तो मैं वहाँ से स्लेव्स मंगा रही हूँ। स्लेव्स के बिजनेस होने लगे थे। से स्लेव्स वर ब्रॉट फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस, ब्रांडेड एंड शैकल्ड एंड वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स। उनको शिप्स में पैक करके ले जाते थे फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज। इतनी जर्नी थी अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन सी, इतना दूर उनको ले जाते थे जस्ट के वो स्लेव्स को वर्क करने के लिए। स्लेव लेबर met द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स, क्योंकि दे वर वर्किंग अ लॉट। उनकी डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में बहुत आने लगी क्योंकि दे वर प्रोड्यूसिंग शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो। सो यूरोपियन मार्केट्स में स्लेव लेबरर्स की बहुत डिमांड होने लगी। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देर वॉज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस के इतना तो नहीं होना चाहिए। फिर 1794 में क्या हुआ? कन्वेंशन लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स, रूल बना, सभी स्लेव्स को फ्री कर दिया इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन। फिर नेपोलियन इंट्रोड्यूस स्लेवरी आफ्टर 10 years। उसके बाद भले ही नेपोलियन ने फिर से स्टार्ट किया था, क्योंकि द नेशनल असेंबली थी, उन्होंने लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल फ्रेंच कि नहीं, लेकिन उन्होंने वो लॉ पास नहीं किया था क्योंकि अगर बिजनेसमैन या कोई अपोज करे तो स्लेव ट्रेड के बारे में। सो फाइनली उन्होंने पूरे सभी स्लेव्स को फ्री कर दिया था, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए था। 10 years लेटर नेपोलियन ने स्लेवरी फिर से स्टार्ट कर दी थी। फिर जो प्लांटेशन ओनर्स जो थे, दे अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नेग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश्ड। कब एबॉलिश हुई? तो इन 1848 में फाइनली स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। फ्रांस की अगर हम बात करें 1789 में मैनी चेंजेस आए इन द लाइव्स ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, क्योंकि द रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी इन एवरीडे प्रैक्टिस। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो आया तो वो था जो स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने, मतलब यही चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 में, वॉज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। कि आप क्या है ये सेंसरशिप? तो सेंसरशिप ये है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, हम गवर्नमेंट या जो भी पर्सन है ऑथोराइज्ड पर्सन, उसके अगेंस्ट हम कुछ भी प्रेस प्रिंट नहीं कर सकते, मतलब हमारे व्यूज़ उनके अगेंस्ट नहीं हो सकते, वो सेंसरशिप है।
In the old regime, all written material, cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed. अगर कोई भी पब्लिश करना है तो उनके लिए पहले अप्रूव करना पड़ता था बाय द किंग. लाइक किंग अगर अप्रूव करे, हाँ ओके आप प्रिंट करवा सकते तो ही वो कर सकते. ये है सेंसरशिप. लेकिन नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन्स एंड सिटीजन प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट. इवन टुडे वी कैन सी दैट हमारे पास ये राइट है. Newspapers, pamphlets, books, printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. पूरे कंट्री साइड ये सब प्रिंट करने ने पब्लिश करने लगे बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज गिवन टू ऑल. नाउ दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स कि हाँ बहुत चेंजेस आने लगे फ्रांस में. फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन्स, और फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया मतलब कभी कभी व्यूज़ जो है वो अपोज भी होते थे. दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड. ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट. कुछ भी अपोज करना है तो थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट दे वर अपोजिंग. प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल. ये सब होने लगा तो जिससे वो लोग दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विथ आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस. वो लोग साथ में मिलकर काम कर सकते थे. उनको पता चला कि हाँ जस्टिस है. दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट. बहुत सारे पीपल लिखने लगे विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल. लेकिन उनसे क्या हुआ, जो एजुकेटेड पीपल थे दे वर एबल टू रीड इट, राइट. लेकिन जो अनएजुकेटेड थे तो जो इलिटरेट पीपल थे दे वर नॉट एबल टू रीड. बट स्टिल जो भी पीपल लिखते थे एजुकेटेड पीपल कैन रीड दैट. सो दैट वाज द रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ जो चेंजेस हुए फ्रांस में. नाउ द लास्ट इज द कंक्लूजन दैट नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस हो गया. वो वहाँ का किंग बन गया इन 1804 एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज. बहुत सारे नए लॉज वो लाया जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. और उसने एक और चीज़ लाई दैट वाज द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. उसने क्या किया, पहले तो ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज डिस्पोजिंग डिनेस्टीज एंड ही क्रिएटेड किंगडम्स जहाँ पे वेर ही प्लेस मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली कि यहाँ पे हाँ ओके मेरे काका का लड़का, मेरे चाचा का लड़का, मेरे उसका लड़का, ऐसा कर करके उसने पूरा किंगडम क्रिएट कर लिया और पूरा अपने हाथ में आ गया. अब नेपोलियन सॉ हिज रोल. उसको ऐसा लगा कि मैं मॉडर्नाइज़र हूँ यूरोप का. उसने बहुत सारे लॉज लाए जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. फिर उसने सोचा कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इट शुड बी प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम. इनिशियली बहुत सारे पीपल को ऐसा लगा कि नेपोलियन जो है ही इज़ अ लिबरेटर जो फ्रीडम लाएगा पीपल में. लेकिन जैसे ही नेपोलियनिक आर्मीज़ दिखी सबको एज एन इन्वेडिंग फोर्स तो पीपल को पता चल गया कि ये फ्रीडम हमारी फिर से छीन लेगा. सो फाइनल ही वॉज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815. रिमेंबर दिस थिंग. मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवॉल्यूशनरी आइडिया. क्योंकि उसकी वहाँ भी फाइट हुई थी. सो ही वॉज डिफीटेड. वो हार गया था. ऑस्ट्रिया प्रशिया उसके साथ भी हुआ था. ये सब तो डिटेल में आप इन 10th स्टैंडर्ड यू विल स्टडी अबाउट इट कि कैसे नेपोलियन जो है वो हार गया था वाटरलू में. तो मैनी ऑफ हिज मेजर्स जिससे वो लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज जो थे उसकी इम्पैक्ट पीपल पे पड़ी थी आफ्टर नेपोलियन लेफ्ट ऑल्सो. क्योंकि उसके थोड़े राइट्स अच्छे थे लेकिन उसने फ्रीडम ले ली थी पीपल से. सो दैट वाज नॉट गुड. सो द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. क्योंकि दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप इन द 19th सेंचुरी जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम जो थी वो एबॉलिश हो गई थी. फाइनली कॉलोनाइज्ड पीपल जो है वो रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज एंड उनको एक सोवरेन नेशन स्टेट, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना था. इसीलिए फिर से फ्रीडम देने लगे. टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय जो थे दे वर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स जिन्होंने ये आइडियाज़ के लिए रिस्पॉन्ड किया था फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी फ्रांस कि हाँ हमारा फ्रांस ऐसा होना चाहिए उसके लिए. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. आई होप you all enjoyed watching this chapter. If you enjoyed watching my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.